हेलो एवरीवन। सो अब हम इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं दैट इज़ स्ट्रैटेजी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबल बिजनेस। इसमें हम स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर जो ग्लोबल बिजनेस के लिए होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है इसमें मोड्स ऑफ फॉरेन मार्केट एंट्री, कि किस तरीके से हम फॉरेन मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। सो इसमें 3 तरीके होते हैं: एक्सपोर्ट मोड, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड एंड इन्वेस्टमेंट मोड। ठीक है, एक्सपोर्ट मोड में आप क्या करते हैं, जस्ट आप ये देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए और क्या वे से हो सकते हैं, लाइक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप क्रिएट कर सकते हैं, सप्लाई चेन क्रिएट कर सकते हैं एक्सपोर्टिंग के लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में आप क्या करते हैं कि कोई आप ऑलरेडी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और फर्दर मतलब आपने जैसे कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपकी एक पूरी सेटअप है, बट फॉरेन मार्केट में बेचने के लिए आप एक कंपनी के साथ ना लाइसेंसिंग ले लेते हैं कि आप हमें अपने साथ में आपका जो बिज़नेस सेटअप है उसमें साथ में अपनी जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए लाइसेंस दे दो। तो वो लाइसेंसिंग या हम बोल सकते हैं फ्रेंचाइजिंग, इस तरीके से हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट मोड में क्या करते हैं, हम अपना ही बिज़नेस जो है वो फॉरेन कंट्री में लेकर के जाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें हम पैसे लगा करके पूरा माइंड प्लस पैसा सब कुछ लगा करके जाते हैं। यही 3 यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस होते हैं मोड्स ऑफ एंट्री के। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, इसे हमारे बुक में समझाया हुआ है द स्टेप्स इन द एक्सपोर्ट मोड। अब ये समझना ही बहुत आसान है कि आप सबसे पहले ये देखते हैं कि आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये पहले आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर कर सकते हो तो कौन सा वाला प्रोडक्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें पहले आप डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद आप करते हैं सुटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि आप एक्सपोर्ट जो है किस कंपनी के थ्रू, किस वे में आप कर सकते हैं। ये आपका आ जाता है डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि आप कर भी सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी है, ये सब चीज़ें आप चेक करते हैं। चेक करने के बाद आप एक एक्सपोर्ट मोड चेक करते हैं कि आप किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, जो एक्सपोर्ट करना है वो किस तरीके से करना है। उसके बाद आपका आता है चूजिंग ऑफ द फाइनेंशियल मोड, कि आप अगर आप करोगे तो उसमें फाइनेंशियल मोड किस तरीके से लेने वाले, खर्चे आपके किस हिसाब से आप उठाने वाले हो। ठीक है, लोन लोगे, कैश में दोगे, किस तरीके से आप सब चीज़ें उसमें एनालिसिस करते हो कि आपकी फाइनेंशियल सोर्सेज क्या होने वाले हैं। 5th आपका आ जाता है प्लान द लॉजिस्टिक्स। अब आपने सब कुछ लगा दिया, पैसे लगा दिया, सब कुछ प्लानिंग कर दी, ठीक है, कंपनी वगैरह सब कुछ आपने डिसाइड कर दिया। अब आपने देखना है कि लॉजिस्टिक्स क्या होने वाली है, कैसे आपने सप्लाई चेन जो है डिटरमाइन करनी है, वो इसमें आ जाती है। 2 तरीके से हमारा एक्सपोर्ट मोड होता है, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में हमारा होता है जब हम खुद से ही जाकर के अल्टीमेट कंज्यूमर को जाकर के सामान बेच देते हैं, बट अगर हम मार्केटिंग के लिए बीच में मीडिएटर्स का यूज़ करते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में हमारा क्या होता है कि जब हमारे एमएनसीज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, हमने आपने ये लिखना है कि बेस्ट ऑप्शन होता है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इसमें कम लगती है। और अगर आप के पास एक्सपोर्ट के ऑप्शंस भी लिमिटेड है, प्रोडक्ट भी लिमिटेड है, सो दैट वुड बी योर बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अमंग ऑल दीज 3। तो अब यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स आप किस में क्या बना सकते हो। कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में आप लाइसेंसिंग बना सकते हो। लाइसेंसिंग में आप क्या करते हो, आप डोमेस्टिक बिजनेस के पास जाते हो, उनसे आप लाइसेंस लेते हो कि कहते हैं आप अपने प्रोडक्ट जो है उसमें दे सको। और तो आप क्या करते हो, उनसे जब लाइसेंस देते हो अपना काम करने की, तो आपको उनको इन रिटर्न में जो है रॉयल्टी पे करनी होती है। मतलब दिस इज समथिंग लाइक एज अ फ्रेंचाइजिंग, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसमें स्पेसिफिकली हमारा जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंसिंग होता है। ठीक है, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये भी मतलब वही होता है कि जिसमें हम खुद ना करके एक तरीके से दूसरी एरियाज़ में अपना फ्रेंचाइजी बता देते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फार्मूला, और इस तरीके से हमें सर्विसेज देनी है इन डिफरेंट मार्केट। यही होता है हमारा फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, सो इसमें फ्रेंचाइजिंग और में जो 2 पर्सन होते हैं, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देंगे। बट यहाँ पे जो जनरल डिफरेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू लाइसेंसिंग, यहाँ पे सर्विसेज कंपनीज जो हैं वो कर पाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूँ तो जैसे फ्रेंचाइजिंग हमारी हो सकती है मैकडीज़ वगैरह इन सबकी, जिसमें आपकी सर्विसेज वगैरह सब आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी कुछ डब्बे वगैरह या कुछ हम बोल सकते हैं, जैसे मैं इसमें बोल सकती हूँ कोई भी हमारे कार के स्पेयर पार्ट्स वगैरह चीज़ें होती हैं, तो उसको कुछ पार्ट वगैरह बनाना सीखना है, उसमें ये सब चीज़ें, तो उसमें लाइसेंसिंग आ जाती है। तो ये 2 तरीके की चीज़ें हो गई। टर्की प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस के लिए होते हैं। कुछ भी अगर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह इन सब का कोई काम सेटअप करवाना है, उसके बेसिस पे कोई
एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस सर्विस करवानी है, तो वो हमारा टर्की प्रोजेक्ट्स में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो होता है कि क्लाइंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है डिज़ाइन के लिए और बिल्डिंग वगैरह इन सब के लिए हायर करते हैं न्यू फैसिलिटीज़ बनाने के लिए। सो ये सब चीज़ें हमारा टर्की प्रोजेक्ट्स में आ जाता है। टर्की प्रोजेक्ट्स के बाद आता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आप अपना डेली बेसिस की मैनेजमेंट को या ऑपरेशंस को मैनेज करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट से डेवलप कर लेते हैं बाहर से, ठीक है, फॉरेन मार्केट से, तो आपको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाता है। इन्वेस्टमेंट मोड में क्या होता है कि इसमें ना ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डेडिकेशन होता है। क्यों इसमें डेडिकेशन हमारा इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि आप इसमें अपना मैनेजरियल टाइम जो है वो तो दे ही रहे हो, जैसे कि आप को एक्सपोर्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल में देना पड़ता है, बट साथ में आपको फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज अपने जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब कुछ एट पार हम बोल सकते हैं फुल लेवल पे आपको इसे लगाने पड़ते हैं। सो इसके लिए हमारा क्या हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, ठीक है, होली ऑन सब्सिडरी हो गया। जैसे सब्सिडरीज को अगर आप पेरेंट कंपनी पूरे उसके जो भी शेयर्स हैं उसके अगर बाय कर लेती है तो वो होली ऑन्ड सब्सिडरी होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस हो जाता है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट मोड में आ जाता है। अब हमारे पास आता है टॉपिक कंट्री इवैल्यूएशन एंड द सिलेक्शन। कंट्री को हम कैसे इवैल्यूएट करें, अगर हमें कुछ भी एंट्री लेनी है, कौन सी कंट्री हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है। ऐसे तो नहीं ना कि बस मेरे को मैंने चिट्ठी उछाली और उसमें बोला कि अच्छा चलो इसमें दुबई आ गया तो मैं दुबई में करूँगी, या इसमें सिंगापुर आ गया तो सिंगापुर में करूँगी। नहीं, मुझे अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से मुझे कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन सी कंट्री मेरे लिए बेनिफिशियल होने वाली है और कौन सी नहीं होने वाली है। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इसमें भी स्टेप्स होते हैं। स्कैनिंग द डिफरेंट जियोग्राफिक्स, हमने सबकी जियोग्राफी चेक कर ली, कहाँ पर कौन से फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, सब चीज़ें हमने स्कैन करके अपने लिस्टिंग बना के रख ली। लिस्ट बनाने के बाद हमने उसमें चेक कर लिया कि कितना बेनिफिट मुझे किस कंट्रीज़ में है। हो सकता है जैसे टैक्स बेनिफिट्स के लिए मुझे दुबई जो है वो बेनिफिशियल है, बट कुछ ऐसा चीज़ है जो रॉ मटेरियल के बेसिस पे मुझे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए बेस्ट है या इंडिया मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं उस चीज़ के लिए पहले चेक करूँगी कि मेरे कौन से की इनेबलर्स हैं, ठीक है, मतलब ऑल फैक्टर्स को मैं आइडेंटिफाई करूँगी। और उसमें मेरे को क्या देखना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क, दोनों चीज़ें देखूंगी कि इसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी कितनी मिल रही है और अगर रिस्क मिल रहा है तो कितना रिस्क मिल रहा है। फोर्थ हमारा आ जाता है कलेक्शन एंड द एनालिसिस ऑफ द डेटा, कि अगर मैं कलेक्शन ये सब करने के बाद मैं एनालिसिस करती हूँ कि इस सब में मेरा बेस्ट जो जिसमें सारे स्कोर्स मिल रहे हैं, सारे पॉइंट्स मेरे चेक हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो कौन सी कंट्री और मुझे किसके साथ काम स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बाद मैं कहते हैं अपना सिलेक्शन ले लेती हूँ और अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट कर देती हूँ। ये हमारे स्टेप्स हो गए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट। ये भी आ सकता है हमारे पास कि क्या इसके डिफरेंसेस होते हैं। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स वही है जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट मोड या कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स, ये जो हम अभी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स कर रहे थे। सो इसमें क्या वेरी करता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट। अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट किस हिसाब से है, आप ज़्यादा भी अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बाहर ही बिजनेस सेटअप करने में, पूरा अच्छे से बिजनेस सेटअप करने में ज़्यादा लगती है, तो आप किसके लिए जा सकते हो, आप जा सकते हो कि भाई आप कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स के साथ चले जाओ। अगर नहीं लगती, आपको लगता है कि नहीं दैट वुड बी काइंड ऑफ रेपुटेशन बिल्डिंग, तो आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स के वाले ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी यहाँ पे वेरी करती है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा आप कंट्रीज़ में आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ये कम में करना है, वो वेरी करता है। अगर आपको पता चलिए कि कोई पर्टिकुलर कंट्रीज़ में ज़्यादा ही डिमांड है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होनी है, तो वहाँ पे आप एक तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा लगाओगे, तो वहाँ पे आपका जो एंट्री मोड होगा दैट वुड बी द इन्वेस्टमेंट वन। उसके बाद आता है डोमेस्टिक कैपेसिटी। अगर आपको पता चलता है कि भैया जो यहाँ पे कैपेसिटी है उस कंट्री की वो मेरे लिए फेवरेबल है, तो अगर फेवरेबल है और आपको लगता है कि आप फर्दर उसमें एक्सपेंशन फ्यूचर में सोचते हो कि नियर फ्यूचर में ही फर्दर एक्सपेंशन आप सोचते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपको इतना सूटेबल नहीं है, अभी आप एक्सपेरिमेंटल प्ले करना चाहते हो, तो अब आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे चल सकते हो कि उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, ठीक है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड इंटरफेरेंस में आ जाता है कि आपको ये भी पता चल जाए कि वो फेवरेबल है, रिस्ट्रिक्शंस कैसी हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट लगाने में कोई ज़्यादा फ़ायदे हैं तो देखने चाहिए, इन्वेस्टमेंट लगाने में फ़ायदे नहीं है, नुकसान है, या रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा है तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल या सेफ खेलना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कस्टमर प्रेफरेंसेस भी आ जाती हैं, में भी वही चीज़ आ जाएगी, और ऑनरशिप प्रेफरेंसेस में भी आ जाएगी कि आपको
कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप करोगे तो आपकी जो ऑनरशिप है दैट वुड बी डायलूटेड समवेयर, ठीक है। बट अगर आप पूरा इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हो तो आपने पूरे पैसे जब लगाए तो आपकी पूरी ऑनरशिप जो है उसकी सिक्योरिटी बनी रहेगी। तो ये सब पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स में डिफरेंसेस आ सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मोटिव फॉर द कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स, उसमें हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है, कॉम्पिटेंसी स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, आपको एक तरीके से सपोर्ट मिल जाता है सामने वाले पर्सन का जो ऑलरेडी हम बोल सकते हैं आ प्लेयर ऑफ दैट मार्केट कहलाया हुआ होता है, ठीक है। मतलब हम उसी के साथ कोलैब करते हैं। काउंटर कंपटीशन आपको मिल जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको कंपटीशन देना है, ये सब चीज़ें आपको काउंटर करना आ जाता है। लर्निंग बाय द ऑब्जर्विंग, आपको एक तरीके से लर्निंग आपकी हो जाती है, ठीक है। लोकेशन स्पेसिफिक एसेट भी आपको मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेगा। रिड्यूस द लीगल कॉन्स्टेंट्स, जो भी लीगल कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक तरीके से गाइडेंस मिलती रहती है साथ में। ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। एंड डिमिनिश्ड एक्सपोजर टू द रिस्की एनवायरनमेंट, जो भी रिस्की एनवायरनमेंट है तो उसकी जो भी एक्सपोजर है, जो भी झटके वगैरह हैं वो आपके कम से कम हो जाते हैं। सो ये थोड़ा सा ना सेफर वाला होता है। और मोटिव्स होता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए तब तो आपका बिल्कुल सीधी सी बात है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे। नहीं तो अगर आपने किसी के साथ टाइप कर लिया तो हो सकता है आपके प्रोडक्ट की जो भी कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो आपकी जो है डाइल्यूट हो सकती है, ठीक है। लैक कंपटीशन आपको मिलेगा क्योंकि आप एक तरीके से ब्लू ओशन क्रिएट कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स फॉर द न्यू बिजनेस, और उसमें हो सकता है कि जहाँ भी आप सेटअप कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ की गवर्नमेंट इतनी अच्छी हो कि वो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी दे रही हैं, जो कि आपको शायद कॉन्ट्रैक्चुअल वाले में ना मिले। तो ये सब हमारे मोटिव्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब डिज़ाइंस किस बेसिस पे होता है, अब ये भी ना वेरी करता है दो तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल जो है इट इज़ समथिंग लाइक एज इक्वल, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते हैं। ये थोड़ा सा सिंपलर और सेफ मोड होता है एज़ कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट वन, उसमें आपके चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो भी एक जैसा ही होता है। तो ये कैसे होगा कि ये लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। और इसमें अगर जो एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ होती है ना वो और हमारे जो भी फंक्शंस हैं बिज़नेस के उसको इंटरप्ट नहीं करती है। जैसे कि मेरा एक पूरा प्रोडक्ट है, उसमें मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन एंड R&D ये अलग से फैक्टर्स हैं उसके, जो या हम बोल सकते हैं फंक्शंस हैं मेरे बिज़नेस के पूरे ओवरऑल के, ठीक है। सो एक्सपोर्ट का जो होगा ना उसमें सिर्फ एक्सपोर्ट की मार्केटिंग अलग होगी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। वो मेरे मार्केटिंग, मेरे प्रोडक्शन और मेरे R&D को इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो इतने लार्ज लेवल पे होता ही नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं बट इन्वेस्टमेंट मोड के लिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे तरीके के ना इन्वेस्टमेंट मोड होते हैं, जैसे फंक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द रीजन, ठीक है। सो देखो फंक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसमें हमने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बाइफर्केट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक फंक्शन है, सेल्स एक फंक्शन है, एक फाइनेंस एक फंक्शन है, उस बेसिस पे मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो चुका है, ठीक है। कि भैया प्रोडक्शन का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग देख रहा है, मार्केटिंग का वाइस प्रेसिडेंट सेल्स देख रहा है, फाइनेंस का वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस का ये सब देख रहा है। ये सब चीज़ें आ गई। प्रोडक्ट बेस में क्या होता है कि प्रोडक्ट लेवल पे फर्दर उसके फंक्शंस और कंट्रीज जो है डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि मेरा एक CEO है तो उसका प्रोडक्ट A, B, C, मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन्स यहाँ पर हैं, तो उस प्रोडक्ट लाइन्स में बेसिस पे कंट्री 1 में जा रही है, कंट्री 2 में जा रहा है, कंट्री 3, 4, 5 में जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारा प्रोडक्ट बेस पे आ जाएगा। ज्योग्राफिकल बेस्ड होता है जब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्योग्राफिकल की नीड्स के हिसाब से, ज्योग्राफिकल के सेटअप्स के हिसाब से, मतलब कंट्रीज़ के हिसाब से बाइफिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा ज्योग्राफिकल बेस्ड हो जाता है। ये हमारे लिए क्यों अच्छा होता है, क्योंकि हमारे लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंक्रीज़ हो जाती है। मुझे ओवरऑल उसमें मैक्रो लेवल पे मैनेजमेंट जो है मेरी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी मेरी मैक्रो लेवल पे होगी, बट इस ज्योग्राफिकल बेस से मेरी मैक्रो लेवल मैनेजमेंट जो है वो भी एम्पावर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है उसके बाद कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्बिनेशन बेस्ड में क्या जाता है, तीनों ही लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मिक्स एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है, वो हमारा कॉम्बिनेशन बेस्ड कहलाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। आपकी स्ट्रेटजी किस हिसाब से है, स्ट्रेटजी आपकी अगर एक्सपेंशन की है तो हो सकता है कि आपका ज्योग्राफिकल बेस जो है वो मैटर करे, ठीक है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को केटर करना चाहते हो, आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन्स हैं, तो आपका प्रोडक्ट बेस हो सकता है,
ठीक है। फंक्शन बेस पे अगर आपके बहुत सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो आपका फंक्शन बेस पे आप ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेटअप कर सकते हो, ठीक है। साइज़ यहाँ पर मैटर करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, और अगर ज़्यादा एक्सपेंड है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी जो होगा वो एक्सपेंड होगा, अगर स्मॉल है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी स्मॉल होगा। ये सब चीज़ें आ जाती हैं। एनवायरनमेंट उसका किस हिसाब से है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो हमारा जोग्राफिकल बेस्ड जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये सब चीज़ें हमें देखने वाली होती है। टेक्नोलॉजी बेस पे है तो वो क्या होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की नीड अगर कोई स्पेसिफिक है कि भैया उसकी स्पेसिफिक नीड है कोई, ठीक है, तो उस बेसिस पे उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग होगा। उसके बाद एक टर्म आ जाता है जो कि मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट नोट में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। सो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इज जस्ट नथिंग एल्स, इज जस्ट एज ए एबिलिटी, ठीक है। कंट्री की एक एबिलिटी बताता है कि किस तरीके से वो सस्टेन्ड हाई रेट्स ऑफ द ग्रोथ एंड मतलब किस तरीके से वो अचीव कर सकती है सस्टेन हाई रेट्स ऑफ द ग्रोथ इन अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि किस तरीके से जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कहते हैं इनकम, किस तरीके से जो अपने कंट्री में बनने वाले एक प्रोडक्ट है या हम बोल सकते हैं इनकम है या वैल्यू जनरेशन है, ये सब चीज़ें वो किस तरीके से अच्छे अचीव कर सकती है विद द सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। अगर उसके अंदर कॉम्पिटेंस है उस कंट्री की तो वो अच्छा माना जाता है कि भाई, और कि भाई वो एक तरीके से वेलकमिंग कंट्री है फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सब चीज़ें हमें मतलब तरीके से प्रूव किया जाता है। सो इंडिया इज़ नाउ इम्प्रूविंग इट्स ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। ये भी इंक्रीज़ होती कैसे है, लेवल ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से कैसा है वहाँ पर कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, ये वेरी करता है। R&D एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, कि इनोवेशंस को वो सपोर्ट करता है नहीं करता है, ये सब चीज़ें वैल्यू करती है। बिजनेस एनवायरनमेंट वहाँ पे कैसा है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में यहाँ पे लीगल पॉलिटिकल सब कुछ आ गया, ठीक है। कैपेसिटी इंप्रूवमेंट क्या है कि अगर फर्दर उसकी इंप्रूवमेंट चाहिए भी तो उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या फाइनेंशियली वो इतनी स्ट्रांग है कि वो फर्दर इंप्रूव कर सके। अगर टेक्नोलॉजी कुछ उसमें इनोवेशन हो जाता है तो कितना अच्छे से वो अडेप्ट कर सकती है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। फैक्टर प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसके वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से प्रोडक्टिव हैं, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं तो वो प्रोडक्टिव हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें हैं हमारी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में आ जाती है। एंड नाउ इंडिया इज़ इम्प्रूविंग इट्स ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, ठीक है। सो ये हमारा पूरा एक कंसेप्ट था जो कि ख़त्म हो गया। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।